नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर का हितोपदेश का मित्र लाभ जो पार्ट लगाया हुआ है उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले हितोपदेश क्या है, तो ये कथा साहित्य है। तो कथा साहित्य के अंतर्गत आने के कारण मैं आपको सर्वप्रथम कथा साहित्य का सामान्य परिचय दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हितोपदेश क्या है। तो संस्कृत कथा साहित्य का इतिहास बहुत अधिक प्राचीन है। संस्कृत कथा साहित्य की विशेषता रही है कि उसमें सरलता, सरसता, मधुरता तथा उपदेशात्मकता है और ये इस उपदेशात्मकता की भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। कथा साहित्य से क्या अभिप्राय है, किसे कहते हैं कथा साहित्य? तो मानव स्वभावतः मनोरंजन प्रिय होता है। वह नाटक आदि को देखकर तथा कथा कहानियाँ आदि पढ़कर अथवा सुनकर अपना मनोविनोद करता है। मानव की इसी मूल मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर भारतीय मनीषियों ने कथा साहित्य की संरचना की है। देखिए, हम सुनते आते हैं कि हमारी दादी नानी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। तो कहते हैं प्राचीन काल से ही कथा साहित्य का हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत अत्यधिक महत्व रहा है। कथा साहित्य के भेद बताती हूँ कि वर्ण्य विषय के आधार पर इसके दो भेद हैं, नीति कथा तथा लोक कथा। नीति कथा में क्या आता है कि इसमें पशु पक्षियों को कथा के पात्र बनाकर नीति ज्ञान का उपदेश दिया गया है। और लोक कथा, इसके पात्र मनुष्य होते हैं। लोक कथाओं में मानव जीवन के यथार्थ का चित्रण किया जाता है। तो नीति कथा में प्रमुखतः दो ग्रंथ आते हैं, पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित है और हितोपदेश जो नारायण पंडित द्वारा रचित है। लोक कथा में हम देखते हैं तो बृहत कथा, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी, वेताल पंच विंशतिका, सिंहासन द्वान त्रिभंशिका, सुख सप्तति इत्यादि आते हैं। तो जैसा कि हमारा वर्ण्य विषय है नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का मित्र लाभ, तो सबसे पहले मैं आपको हितोपदेश के मित्र लाभ को पढ़ाने से पहले इसके रचयिता के बारे में, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में आपको सामान्य परिचय मैं यहाँ उपलब्ध करवा रही हूँ। संस्कृत नीति कथा साहित्य में हितोपदेश का अद्वितीय स्थान है। इसके प्रणेता नारायण पंडित हैं। बंगाल के राजा धवल चंद के आदेशानुसार कवि ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया, यानी ऐसा कहते हैं कि बंगाल के राजा धवल चंद ने जब उनको आदेश दिया तो कवि ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया। श्रीमद धवल चंद्रो असौ जियान मांडुलिको रिपुन येनायं संग्रहो यत्नालेखित्वा प्रचारित है कि धवल चंद्र बंगाल के मांडलिक राजा थे। नारायण पंडित राजा धवल चंद्र के राजकवि थे। हितोपदेश में गौरी व्रत, भट्टारक वासर, चांद्रायण व्रत आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो विद्वानों ने इनका प्रयोग बंगाल आदि प्रदेशों में माना है। तदनुसार नारायण पंडित की जन्मभूमि बंगाल सिद्ध होती है। हितोपदेश का रचना काल 1400 ईस्वी माना गया है। डॉक्टर कीथ के अनुसार इसकी रचना 900 से 1373 ईस्वी के बीच हुई होगी। डॉक्टर फिलिट का कथन है कि भट्टारक शब्द का प्रयोग नवम शताब्दी के शिलालेखों में विशेष रूप से प्राप्त होता है। अतः हितोपदेश का रचना काल 1100 ईस्वी के लगभग है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कृतित्व कि नारायण पंडित ने हितोपदेश नामक ग्रंथ लिखा। तो हितोपदेश का प्रणयन मुख्यतः पंचतंत्र ग्रंथ के आधार पर किया है। स्वयं कवि नारायण पंडित ने हितोपदेश का मुख्य आधार पंचतंत्र को कहा है। मित्र लाभ सुहृद भेदो विग्रह संधि रेवचे पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् ग्रंथात् आकृष्य लिख्यते, यानी कि
कवि ने पंचतंत्र को आधार बना करके और उसी के भेदों को अपने हितोपदेश के भेदों में समाहित करके ये नया ग्रंथ लिखा, हितोपदेश। इसके अतिरिक्त महाभारत, कामंडकीय नीतिसार, चाणक्य का अर्थशास्त्र आदि ग्रंथ भी हितोपदेश के मूलाधार रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हितोपदेश की कथा वस्तु। देखिए बच्चों, हितोपदेश में 4 परिच्छेद हैं: मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह और संधि। मित्रलाभ, इसमें मित्र के गुण दोषों का वर्णन करते हुए चतुर्मित्र से लाभ प्राप्ति का कथन किया गया है। साथ ही छली कपटी व्यक्ति को मित्र ना बनाने का उपदेश भी दिया गया है। दूसरा परिच्छेद है सुहृदभेद। इसमें 2 मित्रों में भेद उत्पन्न कर उनके विनाश कर देने का वर्णन किया गया है। तीसरा परिच्छेद है विग्रह। शत्रुओं की मित्र को धूलिसात कर देने की विधि का प्रतिपादन इस परिच्छेद में किया गया है। चतुर्थ परिच्छेद है संधि। इसमें स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि हेतु यथा अवसर शत्रुओं से संधि कर कालांतर में शत्रु को विनष्ट कर देने का वर्णन किया गया है। देखिए हितोपदेश में मुख्य रूप से तो 4 कथाएं हैं और इसमें 39 उपकथाएं हैं। हितोपदेश का मित्र लाभ परिच्छेद हमारे सिलेबस में है। तो बच्चों में आपको हितोपदेश के मित्र लाभ में वर्णित मुख्य विषय, उनकी विशेषता और महत्व बता रही हूँ ताकि हमें मित्र लाभ प्रारंभ करने से पहले उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी उपलब्ध हो जाए और ताकि हम इस ग्रंथ को आसानी से समझ सकें। संस्कृत नीति कथा साहित्य में अनेक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। उन्हीं के कारण आज पंचतंत्र एवं हितोपदेश प्रभृति नीति कथा ग्रंथ सहृदय सामाजिकों के हृदय का स्पंदन है। यहाँ हम हितोपदेश के प्रतिपाद्य विषयों का विवेचन कर रहे हैं। सबसे प्रमुख जो है विशेषता आती है वो है कथा द्वारा रंजन। हितोपदेश में पशु पक्षियों को पात्र बनाया गया है जो कि नीति कथा का प्रमुख आधार है। पशु पक्षियों की कथाओं द्वारा बालकों का मनोरंजन किया गया है। कथा के प्रवाह हेतु गद्य का प्रयोग भी किया गया है तथा नीति विषयक उपदेश हेतु पद्य का प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें कथा को प्रवाह रूप में चलाने के लिए तो गद्य का प्रयोग किया है और नीति विषयक कोई उपदेश देना हो तो पद्य का प्रयोग भी किया है। इसमें एक मुख्य कथा चलती है, उसके अंतर्गत अनेक उपकथाएं चलती रहती हैं जो परस्पर संबद्ध है। कवि ने कथाओं द्वारा नीति ज्ञान प्रदान किया है। यन्नवे भाजने लग्ने संस्कारो न अन्यथा भवेत् कथच्छलेन बालानां नीतिस्तदेहि कथ्यते। दूसरी विशेषता आती नीति शिक्षा। हितोपदेश में नीति शिक्षा प्रदान की गई है। हितोपदेशकार नारायण पंडित ने स्पष्ट घोषणा की है कि यह ग्रंथ संस्कृत उक्तियों में पटुता, वाग वैदग्ध्य तथा नीति विद्या प्रदान करता है। श्रुतोपदेश हितोपदेशो अयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु वाचां सर्वत्र वैचित्र्यं नीति विद्यां ददाति च। इसमें पंचतंत्र, कामंडकीय नीतिसार आदि के अनेक नीति परक पद्यों का संकलन किया गया है। नैतिक शिक्षा की दृष्टि से पंचतंत्र की अपेक्षा हितोपदेश अधिक सफल ग्रंथ है। कवि ने पदे पदे विद्या, प्रशंसा, उद्योग का महत्व, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि आदि का प्रतिपादन किया है। देखिए उस छात्र की दशा जो विद्या अध्ययन नहीं करता है, कितना मार्मिक वर्णन किया है। हा हा पुत्रक न अधीतम गता स्वितासु रात्रिषु तेन त्वं विदुषां मध्ये पंके गौरीव सीदसी। कि हे पुत्र, तुमने अध्ययन नहीं किया इसलिए तुम विद्वानों के मध्य में कीचड़ में पड़ी हुई गाय के समान दुख पा रहे हो। अगली विशेषता है व्यावहारिक शिक्षा। हितोपदेश में सुंदर रीति से जीवन के व्यवहारिक पक्ष का चित्रण किया गया है।
मनुष्य अपने जीवन में अनेक लोगों के संपर्क में आता है, अतः किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका प्रतिपादन किया गया है। कवि ने काक, कूर्म, मृग, आखू, वृद्ध व्याघ्र, गीध, मार्जार आदि पशु पक्षियों की सामान्य कथाओं द्वारा मानव जीवन के व्यावहारिक पक्ष को प्रस्तुत किया है। कवि का उद्देश्य रहा है कि मानव को सदाचारी, राजनीति पटु एवं व्यवहार कुशल बनाना। हितोपदेश में कथाओं द्वारा मानव के नैतिक जीवन एवं पारस्परिक व्यवहार का सुंदर चित्रण किया गया है, जिससे मानव धनवान, विद्यावान, ज्ञानी, सत्कर्मकर्ता, मैत्रीलाभ, संपन्न एवं आनंद प्रदान करने वाला बन सके। कवि ने मूर्खों की निंदा एवं सज्जनों की प्रशंसा की है। देखिए विद्या का महत्व कितना अच्छा प्रतिपादित किया है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। की विद्या विनय प्रदान करती है, विनय से पात्रता आती है यानी योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म, उसके पश्चात सुख प्राप्त होता है। हितोपदेश का अगला वर्णित मुख्य विषय है उपदेशात्मकता। हितोपदेश में पशु पक्षियों के माध्यम से राजनीति एवं लोकाचार विषयक उपदेश प्राप्त होते हैं। कवि ने व्यक्ति, जाति, धर्म, राष्ट्र आदि सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानव कल्याण के लिए उपदेशात्मक भाषा का प्रयोग किया है। कवि को जहाँ भी अवसर प्राप्त हुआ तुरंत ही उपदेश प्रदान कर दिया। देखिए सरल भाषा में सुंदर विश्व कुटुंब की परिकल्पना। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। कि यह मेरा है, ये पराया है, ये छोटी चित्त वाले, छोटे मन वाले लोग ऐसी गणना करते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही उनके परिवार के समान है या परिवार ही है। कवि ने मैत्री प्रतिपादन यानी कानीचे मित्राणि दुष्ट मित्र परित्याग परोक्षे कार्य हंतारम। दुर्जन व्यक्ति का परित्याग, दुर्जनेन समम सख्यम। विद्या, उद्योग, पुरुषार्थ, लोभ, धन का महत्व आदि विषयों पर उपदेशों का प्रतिपादन किया है। कवि ने विद्वान पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वरम एको गुणी पुत्रो न चे मूर्ख सतानि अपि एकः चंद्रः तमो हंति न चे तारा गणो अपि चे। कि गुणी पुत्र तो एक ही श्रेष्ठ है, 100 मूर्ख पुत्र नहीं। कि एक चंद्रमा ही अंधकार को हर लेता है, ताराओं का यानी तारों का समूह भी उस अंधकार को नहीं हर पाता है। और हितोपदेश का अगली मुख्य विशेषता है राजनीति की शिक्षा। हितोपदेश में राजनीति पर भी सुंदर विचारों का प्रतिपादन किया गया है। ग्रंथ के प्रारंभ में राजा सुदर्शन अनधिगत शास्त्र, नित्य उन्मार्गगामी ऐसे अपने मूर्ख पुत्रों को राजनीति में पटु बनाने हेतु विद्वानों की सभा बुलाकर आचार्य विष्णु शर्मा को अपने पुत्र सौंप देता है। हितोपदेश के पशु पक्षी आदि पात्र मनुष्यों के समान ही नीति, राजनीति, संधि, विग्रह आदि के विशेषज्ञ हैं। ये मित्रता, शत्रुता, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मात्सर्य, छल, प्रपंच आदि से युक्त हैं। मूषिकराज, हिरण्यक आदि पात्र राजनीति में इतने निपुण हैं कि अपने प्राणों को दांव पर लगाकर भी अपने मित्रों को बचाते हैं। देखिए धूर्त श्रृगाल का राजा की अनिवार्यता विषयक राजनीतिक नैपुण्य कितना सुंदर है। राजानां प्रथमं विन्देत ततो भार्या ततो धनम राजन्य असति लोके अस्मिन् कुतो भार्या कुतो धनम। साथ ही राजनीति में धूर्तों से बचने का भी विवेचन किया गया है। अगली विशेषता रही है हितोपदेश की सदाचार प्रतिपादन। हितोपदेश में सदाचार पूर्वक जीवन व्यतीत करने की भी प्रेरणा दी गई है।
प्रत्येक कथा में कुछ न कुछ सत्य आचरण का प्रतिपादन किया गया है। जैसे कि काक कुर्म कथा में मैत्री भाव का प्रतिपादन किया गया है। वृद्ध व्याघ्र की कथा में लोभ विवेचन का प्रतिपादन किया गया है। मृग काक श्रृंगाल की कथा में विश्वास न करने का विवेचन किया है। और गृध्र मार्जार की कथा में अतिथि सेवा का प्रतिपादन किया है। हिरण्य कथा में धन के महत्व को प्रतिपादित किया है। संचयशील जम्बुक की कथा में अति संचय परित्याग का कथन किया गया है कि अत्यधिक धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हस्ती श्रृंगाल की कथा में लोभ से मृत्यु का प्राप्त हो जाने का प्रतिपादन किया है। देखिए अतिथि सत्कार विषयक कथन कितना ही सुंदर है। उत्तमस्य अपि वर्णस्य नीचो अपि गृहमागते पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवमयो ही से, कि उत्तम वर्ण की यदि कोई नीच वर्ण का व्यक्ति भी घर में आ जाए तो वह भी यथा योग्य पूजनीय होता है, क्योंकि वह सर्वदेवमय यानी कि सब देवताओं के गुणों से युक्त हो जाता है। अगली विशेषता है जीवन दर्शन। हितोपदेश में मानव जीवन का सुंदर दिग्दर्शन कराया गया है। हितोपदेश के पशु पक्षी आदि पात्र मानवीय गुण एवं स्वभाव से परिपूर्ण हैं। इन्हें मनुष्य के समान ही चिंतन मनन पूर्वक व्यवहार करते हुए बताया गया है। मानववत में भी मित्रता, शत्रुता, स्नेह, विवाद, छल, प्रपंच, लोभ, लालच, विश्वासघात, संधि, विग्रह, घात, प्रतिघात आदि करते हैं। तो साथ ही ये अवसरोचित कार्य करने में भी कुशल हैं। कवि ने मानव जीवन के लिए आवश्यक परोपकार, अतिथि सेवा, दान, लोभ से रहित रहना, धन का महत्व, विद्या की आवश्यकता, अति संचय का त्याग एवं समत्व योग का प्रतिपादन किया है। देखिए संतोष का प्रतिपादन कवि ने कितने अच्छे तरीके से किया है कि संतोषामृत तृप्तानां यत् सुखं शांत चेतसां कुतस्तद्धन लुब्धानां इतश्चेतश्च धावताम्। अगली विशेषता है शुभाषी की यत्र तत्र सुभाषितों का प्रयोग भी किया गया है। जैसे कि मैं आपको मित्रलाभ पढ़ाऊंगी तो काफ़ी सुभाषित आपको उसमें देखने को मिलेंगे। भाषा शैली। हितोपदेश की भाषा अत्यंत सरल, सरस एवं सुबोध है। भाषा स्वाभाविक एवं प्रवाहमयी है। हितोपदेश में हृदयाकर्षक भाषा में पदे पदे इतने सुंदर श्लोक प्राप्त होते हैं कि पाठक आनंदित हो जाता है। डॉक्टर कपिल द्विवेदी हितोपदेश को नीति ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान कहते हैं कि हितोपदेश विख्याता नारायण कवेर विभा प्रथते नीति बोधाए बाल विज्ञ मनोरमा। तो आपको हितोपदेश का प्रारंभिक ज्ञान मैं आपको प्रदान कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हितोपदेश का मित्र लाभ ये परिच्छेद शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।